चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 2.2 का थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले के क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में आधा से अधिक चीजें खत्म कर लिए थे। आज आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे क्लास 12 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का जितने भी बच्चे हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने जाने वाले हैं, वो लोग हिस्ट्री टोटली कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग के प्लेलिस्ट से। आज स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर खत्म करना है हम लोगों को। इसमें मेनली आप लोग को 4 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है प्लासी का वॉर, एक बक्सर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, मैसूर वॉर, और एक हो गया तो 4 चीज हो गया ना। एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ना है, एंग्लो मराठा वॉर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कुछ संधियां पढ़नी है, कौन कौन सी संधि कब कब हुई थी। संधि किसको कहते हैं? जब वॉर खत्म हो जाता है और वॉर को खत्म करने के लिए जो संधि होती है, जो मिलाप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वो संधि पढ़नी है। जैसे सलवाई की संधि के द्वारा मराठा वॉर खत्म कर दिया गया, उसी तरीके से अलग अलग प्रकार के आप लोग को संधियां पढ़नी है। और अभी देखना है आप लोग को सबसे पहले बंगाल। ठीक है, बंगाल में कौन कौन लोग थे? मुर्शिद कुली खान, इससे पहले क्लास में बता दिए थे। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद बनाया हुआ था। बताए थे? कुछ याद है? कुछ याद आ रहा है? मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। फिर कौन आया था? अलीवर्दी खान। अब आया, याद आया? अलीवर्दी खान। उसके बाद कौन आए हुए थे? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद नवाब कौन बना? इसका दामाद मीर जाफर, जाफर। और मीर जाफर बाद कौन बना? मीर कासिम, मीर कासिम। और मीर कासिम के बाद कौन बना? फिर मीर जाफर बना। सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी का कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का वॉर, प्लासी वॉर। और मीर कासिम के साथ किसका वॉर हुआ? बक्सर वॉर, द बैटल ऑफ बक्सर 1764। इसमें पूरा बंगाल पे कब्जा हो गया और इसमें पूरा हो गया आपका कहाँ पे कब्जा? पूरा इंडिया पे कब्जा हो गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। और इसके साथ हुआ था तिलगुट सेना, मीर कासिम था, और एक कौन था? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और एक वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का जो राजा था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। सुजाउद्दौला जो था ये अवध का राजा था, और ये मुंगेर का राजा मीर कासिम। जब अंग्रेजों ने इससे अपना नवाबी पद छीन लिया तो ये जाके ये दोनों से मिल जाता है और सुजाउद्दौला को कहता है और शाह आलम द्वितीय को कहता है कि आप मेरे साथ मिलकर तिलगुट सेना बनाइए। तिलगुट सेना, तो तिलगुट सेना बनता है, तिलगुट सेना बनता है। और तिलगुट सेना बनाने के बाद इसके नेतृत्व तो कौन करता है? शाह आलम द्वितीय। और इधर से अंग्रेजों की ओर से लड़ता है हेक्टर मुनरो। याद करिए, ये नाम बताए थे, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की ओर से लड़ता है और हेक्टर मुनरो के पश्चात ये युद्ध हेक्टर मुनरो के मतलब सानिध्य में चला जाता है। हेक्टर मुनरो जीत जाता है और पूरा इंडिया कब्जा हो जाता है अंग्रेज, पूरा इंडिया पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का 1764 में। अलग अलग करके ये लोग भारत में क्या किए थे? हर एक जगह पर युद्ध किए थे। सबसे पहले उसमें कौन फंसा था? बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसने दिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे दीवान करने का अधिकार किसने दिया था? दीवानी करने का अधिकार किसने दिया था कि आप लोग यहाँ पे व्यापार कर सकते हो हमको बिना टैक्स दिए? फारूक ने लिखित फरमान दिया था। उस फरमान में कहा गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अब मेरे को नहीं देना पड़ेगा, आप लोग व्यापार, मुक्त व्यापार कर सकते हो, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड कर सकते हो। नहीं बताया गया था फ्री ट्रेड के बारे में?
वर्ड नहीं बताया गया था। अभी देखते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध एवं कर्नाटक का युद्ध। इसमें दो गो युद्ध के बारे में देखना है, प्लासी का युद्ध हुआ था और कर्नाटक का। प्लासी का युद्ध आप लोग को पहले पढ़ा दिए थे। संघर्ष इसमें देखना है, कलकत्ता पर हमला हुआ 1756 में, अटैक ऑन द कोलकाता, कैलकाटा 1956 में। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अपनी स्थिति मजबूत करने से रोकने के लिए कलकत्ता पर हमला किया। किसने किया? सिराजुद्दौला ने, क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी बीच क्या हो गई? एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई। आप लोग को यह भी बताया गया था, ब्लैक होल ट्रेजेडी। 146 जन को बंद करके रख दिया था, याद करिए, बताए थे। 146 जन को बंद करके रख दिया था और उसमें से 123 जन मारे जा चुके थे और 23 जन क्या किया गया था? छूट गए थे। में एक वो इतिहासकार पकड़ा गए थे, नाम था उनका लेनपूल। इतिहासकार का नाम क्या था? लेनपूल था। ये भी बताया हुआ है तुम लोगों को। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर जब हमला किया तो बिना पूछे इस नवाब से यहाँ पर फोर्ट विलियम का स्थापना कर रहा था। विलियम का फोर्ट बन रहा था। फोर्ट मतलब किला होता है। बिना नवाब के अनुमति लिए आप कैसे उसके किला बना सकते हो? विदेशी का किला। और यहाँ पे नवाबों को आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। पहले नवाब को टैक्स दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे? टैक्स देना पड़ेगा आपको। उससे पहले देखो 1757 में तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी खत्म कर दिया किसने? फर्रुखसियर ने। लेकिन 1756 में जब नवाब बने कौन? सिराजुद्दौला। उससे पहले जब नवाब बने तो नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने कहा कि आपको कुछ भी यहाँ पर बंगाल में करना होगा, अंग्रेजों को कुछ भी करना होगा, तो सबसे पहले आप मेरे को खबर दीजिएगा। पहले मैं खबर पाऊंगा, उसके बाद ही मैं किसी को अनुमति दूंगा, तब बनेगा क्या चीज? विलियम का किला बनेगा। लेकिन अंग्रेजों ने उससे एक बार भी नहीं पूछा, ऐसा डिक्लाइन करके वो लोग को चल दी। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने क्या किया? एक छोटे से 18 इंटू 14 फीट के कमरे में बंद कर दिया 146 अंग्रेजों को। ये खैर कहानी पूरी सच्ची घटना नहीं है, ये केवल लेनपूल के किताब में ही मिलती है। पूरे इतिहासकार लोग नहीं बताते हैं कि हाँ ये कहानी सच्ची है कि नहीं है। सभी इतिहासकार ऐसे नहीं बताते हैं, लेकिन लेनपूल की कहानी में ऐसा पता चलता है कि हाँ सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम में एक कमरे में, जो कि कमरा कितना का था? 18 इंटू 14 का था। ये भी क्वेश्चन याद रखना, पूछ सकता है ये वाला। 18 इंटू 14 के फीट के कमरे में बंद करके इसमें अत्यधिक गर्मी और दम घुटने के कारण अधिकांश बंदियों की मौत हो गई। हालांकि इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। एक मत मतलब एक रोजगार एक जैसे नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट इसके फैक्ट्स जो होते हैं, हिस्टोरियन के फैक्ट्स अलग अलग हैं। कोई इसमें बताते हैं कि ये घटना अलग है, कोई बताता है कि ये घटना सच में हुई है, कोई बताते हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी। कोई लोग बताते हैं कि सिराजुद्दौला ने 146 जन को नहीं पकड़ा, 123 जन को पकड़ा, क्योंकि 123 जन ही मरे थे और 23 जन क्या हुए थे? जिंदा पकड़ के निकल गए थे। क्या? जिंदा निकले थे। तो इसमें से 146 जन जो ये अंग्रेजी बंदी हुए हैं, अंग्रेज लोग जो बंदी हुए हैं, इसमें से कितने जनों की मृत्यु हुई? 123 जन की, दम घुटने की वजह से। और गर्मी इतना ज्यादा था। 18 बाई 18 का कमरा कितना होगा? यही होगा, बस इतना ही होगा। क्या? इतना ही होगा। अब इसी में 146 जन को कोच दे, गर्मी बहुत ज्यादा पड़े, उसके बाद जहरीली गैस छोड़ दे, तो मृत्यु तो होगी ही पक्का। यही कंडीशन था कि ये फोर्ट विलियम पर कब्जे के बाद दावा किया जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 जन को अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। इसके बाद इन्हीं लोगों को बदला लेने के लिए, इन्हीं लोगों से बदला लेने के लिए क्या किया गया कि अंग्रेजों को भेजा गया इंग्लैंड से, और एक वो अंग्रेज आया, नाम था उसका क्या? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ आया भारत में तो वो साउथ साइड में गया था। साउथ साइड में देखा, वहां पर अपनी सेना बुलाया, पूरा सेना एकत्रित किया और उसके बाद बंगाल में अपनी सेना को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव खुद भी आया था। 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव खुद भी आया था और यहाँ पर आकर किसको मिला लिया? तो सिराजुद्दौला के दामाद, नाम क्या था? मीर जाफर। मीर जाफर को मिला लेता है और मीर जाफर को मिलाने के पश्चात ही यहां से फिर प्लासी का युद्ध जीतता है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनर्कब्जा किया और इसके बाद नवाब को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा और दोनों पक्षों के बीच अलीनगर की संधि हुई। संधि किसकी हुई? द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। कब हुआ? 1757 में।
फरवरी 26 जनवरी फरवरी में, जनवरी से लेकर फरवरी तक चला था ये युद्ध। तो 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ उसमें एक संधि हुई कि आप, संधि का मतलब क्या होता है कि युद्ध खत्म करिए, आपका जो बात है मेरे पास रखिए, अगर वो होगा तो हम आपको क्या कर देंगे, वो उस हिसाब से आप लोग को, वो संधि के अनुसार हम लोग कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, वो ट्रीटी के अनुसार। इसके तहत अंग्रेजों को व्यापारी विशेष अधिकारियों को बहाल किया गया और यह नवाब के लिए एक अस्थायी राहत थी। मतलब नवाबों के लिए यहाँ पर अस्थायी एक राहत थी, नॉन परमानेंट था, ये टेम्पररी रिलीफ मिल गया। नवाब लोग यहाँ से अब राज्य को छोड़कर चले जा रहे थे, नवाब अब नहीं बन रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था टोटली। तो देखो, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने अलीनगर की संधि करने के पश्चात ये जो बदला था ब्लैक होल ट्रेजेडी का, ये जो बदला था वो तो ले लिए प्लासी के युद्ध में, और साथ साथ जितने अभी कैदी थे उन कैदियों को छोड़ दिया गया संधि के अनुसार। किसने कैद करके रखा था? सिराजुद्दौला ने, अंग्रेजों ने नहीं, सिराजुद्दौला ने कैद करके रखा था। और इसके बाद अलीनगर संधि के पश्चात इन लोगों के, मतलब अंग्रेजों को फिर छोड़ दिया गया वहां से, ठीक है, जो कैद करके रखा था उसको छोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है कुछ? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, अलीनगर का संधि कब हुआ था? 1757 को फरवरी में। और इसका बात नहीं माना गया। रॉबर्ट क्लाइव ने जो अलीनगर की संधि की थी, वो अलीनगर की संधि को बात नहीं माना किसने? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने। इसीलिए देखो, अलीनगर की संधि हुई कि आप सब मेरे कारीगरों को छोड़ दीजिए, जो बना रहे थे क्या फोर्ट विलियम का किला जो बना रहे थे उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा किसने नहीं किया? सिराजुद्दौला ने नहीं किया। सिराजुद्दौला और पकड़ के बंदी बना लिया। तो भाई जो संधि हुई है उस संधि का तो मान्यता रखिए। जो ट्रीटी हुई है हम लोग के आसपास में, जैसे मान लो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ट्रीटी हुई है कि हम ना आपके ऊपर हमला करेंगे ना आप हमारे ऊपर हमला करिएगा, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है? आतंकवादियों का हमला करा देता है। तो आतंकवादियों का हमला करा देता है, ये भी तो ट्रीटी हुआ है, एक संधि हुई है। अब संधि विश्व स्तर पर होती है। अब इसके बीच में आप अगर अपना वादा तोड़ दीजिएगा तो भाई हम लोग को मजबूरन मानना पड़ेगा। यही कंडीशन यहाँ पे था कि इसने, सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने आगोश में आकर सब के सब अंग्रेजों को एक बार में बंद करके रख दिया। उसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ब्लैक होल की ट्रेजेडी से गुस्सा हो गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव किसको मिला दिया? सिराजुद्दौला के दामाद को पैसा देकर 50 लाख रुपया और बहुत सारे नवाबी का पद देकर उसको मिला लिया अपने ये में, ठीक है, अपने ग्रुप में मिला लिया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला अकेला हो गया। सिराजुद्दौला को यह पता नहीं था कि ये उससे मिल गया, और ये विश्वासघात कर दिया कौन? सिराजुद्दौला का दामाद मीर जाफर। यहाँ पे 3 जोन का नाम लिखते हैं। एक था मीर जाफर, एक था सिराजुद्दौला। अलीगढ़ की संधि हुई फरवरी में, जनवरी फरवरी के महीने में अलीनगर की संधि हुई 1757 में। और 1757 में क्या कहा गया कि जो भी हमारे पास कैदी है उस कैदियों को छोड़ा जाए, नवाबी के पद को आपको पूरा मुक्त कर दिया जाएगा कि आप नवाबी कर सकते हैं। किसने कहा? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा। यह संधि हुई दोनों के बीच में कि कभी युद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने जो ये बना के रखा था, क्या चीज, फोर्ट विलियम का किला जो बना के रखा था, वो फोर्ट विलियम के जितने भी मजदूर थे उसको कैद करके किसने रखा था? सिराजुद्दौला ने। और संधि होने के पश्चात भी वो छोड़ा नहीं। तो इसके वजह से सिराजुद्दौला का सेनापति, ये सेनापति के साथ साथ क्या था? इसका दामाद भी था, मीर जाफर। और यहाँ पर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की ओर से आया था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की ओर से आया था। क्यों आया था रॉबर्ट क्लाइव? भारत में आने का कारण क्या था? वो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई उसके वजह से अंग्रेजों ने भेजा था इसको, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई उसके वजह से इसको भेजा गया था। और यहाँ पर अलीनगर की संधि करा भी देता है, लेकिन सिराजुद्दौला नहीं मानता है। सिराजुद्दौला बोलता है मैंने जो पकड़ के रखा वो रहेगा ही, ठीक है, जो मरा मरा, तो उस मरने का तो बदला लेगा ना रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव एक दिमाग लगाता है, ये जाके मीर जाफर से बात करता है। मीर जाफर को बोलता है कि अगला नवाब हम तुमको बनाएंगे, 50 लाख रुपया भी देंगे, तुम अगला नवाब बन जाओ। लेकिन किसको हराना पड़ेगा? सिराजुद्दौला के बारे में सारा लूप होल बताना पड़ेगा। यानी कि सिराजुद्दौला के बारे में सारा कठिन जो भी है, उसके पास सेना है, तोपे हैं, बंदूकें हैं, क्या है, सब हमको बताना पड़ेगा। तो बोलता है कि ठीक है मैं बता दूंगा, मैं तो उसका सेनापति हूँ।
ये सेनापति क्या कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव को सारा चीज, कमी, इसके जो मजबूती, सब चीज, स्ट्रांगनेस और इसका जो वर्कनेस था, सबका सब बता दिया। किसने? मीर जाफर ने। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर जाता है और सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा देता है। अब प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757। अलीनगर की संधि टूट जाती है और टूटने के पश्चात 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर और अन्य दरबारी अमी चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ ने नवाब के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ दिया। देखो ये विश्वासघात किया है, देख लेना कौन कौन। मीर जाफर और इसके साथ नाम क्या है? अमी चंद, जगत सेठ और राय दुर्लभ। इनका नाम बहुत ज्यादा आता है, राय दुर्लभ का, ठीक है, याद रखिएगा। राय दुर्लभ के साथ मिलकर ही मीर जाफर ने प्लान बनाया और रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि आप एकदम आराम से आइए, सेना लेके आइए। इसकी सेना जानते हो कितनी थी? 6000 ओनली, ओनली सेना 6000 और इसकी सेना 1.5 लाख। भारी किस लिए पड़ा? विश्वासघात। ठीक है, ये विश्वासघात किया ये लोग, अमी चंद, जगत सेठ और राय दुर्लभ, ये लोग तीनों के तीनों विश्वासघात किए और साथ साथ मीर जाफर ने भी, जो सेनापति था इसका भी विश्वासघात किया। अब इसका 2 गो चक्कर में, एक तो इसको पैसा मिला और साथ साथ अगला नवाब कौन बनने वाला था? मीर जाफर। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि अगला नवाब किसको बनाएंगे? तुम्ही को बनाएंगे। अगला नवाब बन भी गया इसको, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा पैसा मांगने लगा अंग्रेजों की तरफ से कि हमको पैसा दो। तो इसने क्या किया? मीर जाफर अपना एक सेनापति रखा और वही दामाद बन गया फिर बाद में। मीर जाफर के सेनापति मीर कासिम, मीर कासिम को अपना क्या बनाया? सेनापति बनाया। मीर कासिम को भी क्या कर लिया? ये मिला लिया मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम पैसा लेकर अंग्रेजों को ही धोखा दे दिया। तो बोला, रॉबर्ट क्लाइव बोला कि बेटा इससे अच्छा तो मीर जाफर था, ये पैसा ना कुछ मांग रहा था। मीर कासिम ने क्या किया? जैसे ही नवाब बना, इसके बाद मीर जाफर के बाद जैसे ही नवाब बना, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर लेके चला गया। मुंगेर, जबकि कलकत्ता राजधानी रहनी चाहिए थी, मुंगेर लेके चला गया। राजधानी पलट लिया वो, राजधानी लेके चला गया मतलब क्या? राजधानी पलट लिया। जहां बंगाल राजधानी, कलकत्ता राजधानी रहनी चाहिए थी, कलकत्ता, अब वो नहीं था, वो कहाँ हो गया था? अब हो गया था आपका मुंगेर। और मुंगेर की वजह से अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये तो और खतरनाक निकल गया मीर कासिम, ठीक है, तो वापस नवाब किसको बना दिया गया? मीर जाफर को। मारा नहीं गया था, जस्ट इसके नवाब के पद से हटा दिया था। तुमसे अगर 10th क्लास का सर्टिफिकेट छीन ले तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? बताएगा कोई कि हाँ 10th क्लास पास किया है कि नहीं किया है? सर्टिफिकेट रहना चाहिए ना, इससे ये सर्टिफिकेट छीन लिया गया, मतलब कि तुम नवाब हो, ये सर्टिफिकेट छीन लिया। और इसके वजह से मीर जाफर वापस से एक नॉर्मल आदमी बन चुका और मीर कासिम अगला नवाब बन चुका था भारत का, ये बंगाल का। और उसके बाद फिर मीर कासिम ने जब अपना मुंगेर अपनी राजधानी लेके गया तो मीर कासिम को उसके पद से हटा दिया गया और मीर जाफर को वापस क्या बनाया गया? नवाब बनाया गया। यानी मीर जाफर 2 बार क्या बना है? नवाब बना है बंगाल का। ठीक है, इसके बाद मीर कासिम गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के चलते ये तिलगुट सेना बनाता है। और तिलगुट सेना में कौन कौन रहते हैं? अभी याद करिए, ऐसे ही बताए थे। तिलगुट सेना में कौन कौन रहता है? एक तो रहता है मीर कासिम, और वो कौन रहता है? सिराजुद्दौला की तरह ही मिलता जुलता नाम है। तो एक्टिव है ही नहीं यहाँ, तुम लोग एक्टिव यहाँ पे है वो ही नहीं, तो एक्टिव नहीं हो। अभी बताए नहीं रे, कुछ सेना, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तुम लोग यहाँ पे एक्टिव हो ही नहीं। हम बकवास के यहाँ पे। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो तो? हो ऐसा टीचर चाहिए? आओ, बोर्ड पे लिखा दिए, जाओ बात करता हूँ। इसी में खुश है, आओ 500 रुपया 1000 रुपया दो, सारा फीस, ठीक है, एक टाइम पे फीस दे दो और लिखो चाहे मत लिखो, सर अपना बाहर गए हैं, तो जाओ घर जाओ, बात खत्म। यही होना चाहिए था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष के कारण क्या क्या थे? एक तो किलेबंदी नहीं करने देता था, दूसरा कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग करता था,
तीसरा, स्थानीय व्यापारियों का असंतोष था। लोकल ट्रेडर्स जो थे वो डिस्कनेक्टेड होते चले जा रहे थे। आंतरिक साजिशों का बहुत ज्यादा होता था। इंटरनल जो कॉन्स्पिरेसी बहुत ज्यादा थी। अंग्रेज लोग नवाबों के विरोध में हो गए थे। दरबारी कवियों के बीच मीर जाफर के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ साजिश रचते थे और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा होते थे। बंगाल में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जारी प्रतिस्पर्धा से नवाब चिंतित थे। अंग्रेजों ने अधिक आक्रामक जो रुख अपनाया था अंग्रेजों ने कि भाई हम लोग जो फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा थी, वो लोग जो लड़ते रहते थे हमेशा नवाब बनाने के चक्कर में कि फ्रांसीसी बनेंगे कि अंग्रेज बनेंगे अगला नवाब, बंगाल में नवाब कौन बनेगा कि मुस्लिम बनेगा, इसके बीच में ये लोग हमेशा झगड़ा करते रहते थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में बहुत ज्यादा था। इस वजह से ना ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। किलेबंदी बनाने को रोका था ये सिराजुद्दौला, किलाबंदी बनाने को रोका था कि किला कोई बना नहीं सकता, लेकिन फोर्ट विलियम की किलाबंदी बहुत मजबूत तरीके से कर दी गई थी। वो टोटली हटाया जा रहा था। इसका मतलब एक संप्रभुता के लिए क्या था, एक खतरा था। यानी कि अगर किलाबंदी अगर कर लेगा अंग्रेज तो इसके बाद अंग्रेजों का टोटली कब्जा हो जाएगा कलकत्ता में। मेरा नवाब का कोई भी फायदा ही नहीं रहेगा, नवाब का कोई बात ही नहीं मानेगा, तो उसका पेंशन कहाँ से घुसेगा, उसका पैसा कहाँ से मिलेगा। इस वजह से किलेबंदी नहीं करना देना चाहता था कौन, सिराजुद्दौला। ये किलाबंदी नहीं करने देना चाहता था, फोर्ट नहीं बनाने देना चाहता था। इसके बाद प्लासी के युद्ध का मूल्यांकन और परिणाम क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद टोटली बंगाल कब्जे में चला गया अंग्रेजों के। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ये एब्सोल्यूट हो गया कंट्रोल ऑफ बंगाल्स, बंगाल पे पूरा कंट्रोल हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे। यानी आईएएस आईपीएस ये लोग जो कंट्रोल करते हैं, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरा इनके पास आ गया, इकोनॉमिक पावर पूरा अंग्रेजों के पास आ गया। मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली शासक बनाया गया। देख ले, पपेट रूलर, ये सब नाम याद रखना, नहीं तो बोलोगे कि पढ़ाई नहीं किए हैं। पपेट रूलर का क्वेश्चन कभी अबे नहीं किया दिमाग में। आइए क्वेश्चन पूछा हुआ है, पपेट रूलर किसको कहा जाता है, कठपुतली शासक किसको कहा जाता है, मीर जाफर को कहा जाता है। अंग्रेजों का कठपुतली बन चुका था। जबरदस्ती पैसा लूट के लेके चला जाता था। बंगाल का धन निकासन प्लासी का लूट कहलाया था। यहाँ से प्लासी से जितने भी पैसे मिले थे ना, वो प्लासी का लूट कहलाया। बंगाल से जितना भी धन निकासन हुआ उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहलाया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। समझ में आ गया। बंगाल से जितना पैसा लूट के कहा गया इंग्लैंड में, वो सब के सब क्या कहलाए, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहलाए। याद रहेगा, देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ याद रखना। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके समय हुआ था, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के समय। ठीक है। बंगाल के नवाब नाम मात्र के शासक रह गए थे, बंगाल के नवाब नाम मात्र के शासक रह गए थे। यानी मीर जाफर एक कठपुतली बन चुका था, मीर कासिम एक कठपुतली बन चुका था, अंग्रेजों के शासन के हिसाब से चलता था। अंग्रेज जैसे जैसे बोलते थे उस हिसाब से वो करता था। लेकिन कठपुतली कौन नहीं बना, कठपुतली बनाना चाहा था मीर कासिम को। मीर जाफर के बाद जो उसका दामाद बना मीर कासिम कठपुतली नहीं बनना चाहता था। इसलिए तो अपनी राजधानी उठा के कहाँ लेके चला गया, मुंगेर लेके चला गया। बोला हम तुम्हारी कठपुतली नहीं है, तुम हमारे ससुर जी को बना के रखे हो, वो बात सही है, लेकिन हम तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, हम नवाब हैं, नवाब की तरह जिएंगे। ठीक है। इसलिए ये नाम मात्र के शासक रह गए थे। राज्य के वास्तविक नीतियां और नियंत्रित किसके पास था, अंग्रेजों के हाथों में था। जो भी चीजें रियल, जो भी चीजें बिकम कंप्लीटली, जो भी चीजें बताते थे वो कौन बताते थे, अंग्रेज। अंग्रेज अपने हिसाब से नियम कानून बनाने लगे। प्लासी का लूट के बाद, प्लासी के लूट और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व पूरी तरह से स्थापित हो गया। कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सके। अंग्रेज उसको सुता देते थे मार मुर के। ठीक है। ऐसा नहीं कोई चाहता था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई हो जाए, तो अंग्रेज जो खिलाफ भी हो जाते थे ना, उनको वो अंग्रेज छोड़ते नहीं थे, मार के रख देते थे उसको। अब बोलते थे कि तुम हमारे तरफ से ही काम करोगे और दूसरे की तरफ से नहीं काम कर सकते। सिराजुद्दौला के हार में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया और 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे भारत में फैल गया। पूरा भारत केवल अंग्रेजों तक। और कब फैला, तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है।
दक्षिण में अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, जिसको किसको वॉर कहते हैं? कर्नाटक वॉर कहते हैं। कर्नाटक वॉर 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में हुआ और यहाँ पर इसके कर्नाटक वॉर कितने युद्ध लड़े गए? 3 गो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए कर्नाटक वॉर। देखो बंगाल में जैसे लड़ा ना, वैसे ही कर्नाटक में भी युद्ध लड़ा। कौन? अंग्रेज। तो बंगाल में आप सिराजुद्दौला के बारे में पढ़े, मीर जाफर के बारे में पढ़े, मीर कासिम के बारे में पढ़े, वैसे ही कर्नाटक युद्ध भी था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से लेकर 1748। तो बोलेगा कि बंगाल का युद्ध कब हुआ था? तो बंगाल में 2 गो युद्ध हुए, सॉरी बंगाल में एक ही वो युद्ध हुआ, प्लासी का। प्लासी का युद्ध हुआ, सबसे बड़ा युद्ध था। उसके बाद देखो बक्सर का 1764। उससे पहले ये बंगाल में, ये उससे पहले कर्नाटक में युद्ध हो चुका था। देखो 1746 से लेकर 48, इन 2 साल में कितने, ये 2 साल का युद्ध, कौन सा युद्ध चला? प्रथम कर्नाटक युद्ध। यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध था ये। कंडीशन सुनो क्या हुआ। अगर हम तुमको बोले कि बाबू किसी पड़ोस में युद्ध चल रहा है, पड़ोसी में या फिर रिश्ता में युद्ध चल रहा है तुम्हारे ही किसी भाई पटीदार से, तो वैसा ही कोई रिश्ता में कोई, मान लो कि ऐसा आदमी है जो वहां पे युद्ध चल रहा है, मतलब उधर पे ना तुम्हारे पापा से और तुम्हारे दोस्त के पापा से क्या चल रहा है? युद्ध। इन दोनों के पापा से युद्ध चल रहा है। कहाँ पे? रिश्ता में। आइए कमाने के लिए कहाँ आए हैं? श्रीरामपुर में। बता दे रहे जस्ट। मान लो कि किसी का यूरोप में पापा है, इंडिया में है, यूरोप में कमाने गए, इंडिया में युद्ध चल रहा है इन दोनों के पिताजी के बीच में, तो ये दोनों बेटवा लोग क्या करेगा? यूरोप में क्या कर लेगा? झगड़ा कर लेगा। तुम्हारे पापा मेरे पापा को काहे बोल दिया रहे थे? क्या युद्ध चल रहा है यहाँ भारत में, तो यूरोप में क्या करने का युद्ध जरूरत है? कंडीशन ये था कि यूरोप में जब युद्ध चल रहा है तो यहाँ भारत में युद्ध करने का क्या जरूरत था? समझ में आया? ये टोटली युद्ध जो था वो ऑस्ट्रियाई युद्ध था। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के लिए युद्ध था, जो कहां चल रहा था? यूरोप में चल रहा था। यूरोप में युद्ध चल रहा था और कर्नाटक में इसका क्या दिखाई दिया? उसका फैसला दिखाई दिया कि कर्नाटक में फैसला होगा भारत में। यूरोप में युद्ध चल रहा है किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में राजा कौन बनेगा? यूरोप में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका परिणाम, उसका रिजल्ट कहां दिखाई देगा? कर्नाटक में। वो लोग यूरोप में युद्ध कर रहा है और यहाँ पे भी युद्ध हो गया इन लोग के बीच में। क्यों? तुम्हारे राजा मेरे राजा को कैसे मार दिए वहां यूरोप में, हम तुमसे अब लड़ाई लड़ेंगे यहां पर कर्नाटक में। तो अब कर्नाटक युद्ध जो था वो यूरोप से लेकर चल रहा था, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध को लेकर। इसमें मेजर इवेंट सुनो। फ्रांसीसी सेनापति ला बार्डेन ने अंग्रेजों के मुख्य व्यापारिक केंद्र में मद्रास पर कब्जा कर लिया था और बाद में अंग्रेजों ने भी जवाबी हमले किए। अब सुनो, यूरोप में इंग्लैंड भी आता है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और यूरोप के बीच में युद्ध चल रहा था। ठीक, इतना समझ में आया? इंग्लैंड और यूरोप के बीच में वहां युद्ध चल रहा है, ऑस्ट्रिया के बीच में वहां युद्ध चल रहा है। यहाँ मतलब वहां से भी फ्रांसीसी यहाँ पे भी थे और वहां पे भी कुछ फ्रांसीसी थे। तो वहां पे फ्रांसीसी जब युद्ध करने लगे ना, तो यहाँ के अंग्रेज लोग कहे कि हम तुमको, भारत के अंग्रेज, भारत में जो अंग्रेज थे वो लोग बोलने लगे कि तुम्हारा बाप दादा वहां पे झगड़ा कर रहा है, हम तुमको यहाँ पे मारेंगे। तब फ्रांसीसियों को यहाँ पे मारा जाए। समझ में आ रहा है कुछ? फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनो, फिर से बताते हैं। देखो इस साइड में मान लो ये इंग्लैंड, ओके, और यहां पर है ऑस्ट्रिया। ठीक, और भारत के इस साइड में कर्नाटक है, कर्नाटक और केरल है ना, नीचे यहाँ पे क्या है? कर्नाटक है। सुनो ध्यान से, इंग्लैंड वाला लोग यहाँ से इसमें फ्रांसीसियों को मार रहा है, अब फ्रांसीसी वाले लोग यहाँ पर, फ्रांसीसी वाले लोग और जो ऑस्ट्रियाई लोग हैं ये लोग सब इंग्लैंड वाले लोगों को मार रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ यूरोप में झगड़ा चल रहा है, तो इन लोग का पूरा रिजल्ट कहां दिखाई दे रहा है? कर्नाटक में। मतलब ये लोग लड़ रहे हैं तो युद्ध यहाँ पे तो युद्ध चल ही रहा है, तो इसके भाई पटीदार, इसके बाप दादा, इसके सब भाई, सब लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे युद्ध कर ले रहे हैं। बोला तुम्हारा भाई पटीदार काहे मार रहा है यहाँ पर, हम तुमको यहाँ पे मारेंगे। कर्नाटक में जितने फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में यहाँ युद्ध चल रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में कर्नाटक में भी।
कि मतलब ये जो युद्ध चल रहा है, इसी युद्ध के बिहाफ में यहां पे भी युद्ध चलेगा। ठीक है, समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है कि यहां पे जब युद्ध चल रहा तो रहने दो यहीं पे, तुमको ये युद्ध यहां पे लाने का क्या जरूरत है कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक में भी कई सारे फ्रांसीसी थे और अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ले दबा दबा के मारा एकदम बढ़िया से। इसी को क्या कहते हैं? एंग्लो कर्नाटक वॉर। समझ में आया? एंग्लो कर्नाटक वॉर, जो कि किसी भी हिंदुस्तानी के बीच में नहीं था। ये लोग विदेश से आए हुए थे और यहां पर आकर भारत के पैसे लेकर भारत के लोगों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, जबकि हम लोग का कोई भी रोल नहीं है यहाँ। समझ में आया? फ्रांसीसी सेनापति ला बार्डो ने क्या किया कि यहाँ पर अंग्रेजों के मुख्य व्यापारिक केंद्र में मद्रास पर कब्जा कर लिया। कौन से? फ्रांसीसी सेनापति अंग्रेजों के मद्रास पर, जो अंग्रेजों का क्या था, कब्जा किया था, मद्रास को कब्जा किया था, मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया था। किसने? फ्रांसीसियों ने। तो भाई तुम अगर उसके घर पे जाके कब्जा करोगे तो तुमको मारेगा नहीं, तुमको क्या फुल से स्वागत करेगा कि आइए हमारे पे कब्जा कर लीजिए। ठीक है, पक्का पीटा इन लोग को मद्रास वालों। मद्रास में कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने जवाबी फायर किए, यहाँ पर हमले किए और इसी को क्या कहा गया? प्रथम कर्नाटक वॉर। और ये जो इसका जो युद्ध शांति हुई, युद्ध विराम जो हुआ, वो एक संधि के अनुसार हुआ। 1748 में एक्सेस ला चैपल की संधि हुई। इसकी ट्रीटी ऑफ द एक्सीला चैपल। ये चैपल की क्या हुई? एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार प्रथम कर्नाटक वॉर क्या हुआ? खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे ला बॉर्डर ने पूरा एकदम गुस्सा गया, बेटा अभी युद्ध जीतने वाले थे, तब तक बेटा लोग संधि कर लिया, संधि यहां हो गया तो यहाँ पे भी लड़ाई खत्म। ठीक है, संधि कहां हुई? इस जगह पे भाई। 1748 में एक्साला चैपल की संधि हुई। यह युद्ध समाप्त हुआ, मद्रास पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया गया। यहां पे संधि हो गई तो यहाँ पे भी क्या हो गया? बंद हो गया। चैपल यहाँ पे थोड़ी है, अरे कर्नाटक में चैपल है, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया और इस दोनों के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई इन दोनों के बीच में। यहाँ पे जब संधि हो गई, यहाँ पे मारपीट बंद हो गया। कर्नाटक में भी क्या हो गया? मारपीट बंद। यहाँ पे लड़ाई चालू हुई थी, यहीं पे खत्म हुआ, फिर यहाँ पे भी खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन गुस्सा गया पता है? ला बार्डेने ने कहा, सुनो ला बार्डेने क्या बोलता है? बोलता है कि अभी हम मार के ना सबको एकदम पूरा अपना भारत पूरा कब्जा कर लेते, जैसे अंग्रेजों लोग कब्जा किया है ना, हम भारत पूरा कब्जा कर लेते। मद्रास छोड़ो, पूरा भारत पे कब्जा कर लेते और फ्रांसीसियों का आजादी रहता यहाँ पर। तब फ्रांसीसी के बारे में पढ़ाते हैं, इंग्लैंड के बारे में नहीं। ये लोग यहाँ पर क्या कर लिया? संधि किया ना, तो अंग्रेजों को वापस क्या मिल गया? अपना, अंग्रेजों को अपना मद्रास पुनः मिल गया, यानी मद्रास वापस ले लिया। इसलिए अंग्रेज जीत गए। यहाँ पे जीता कौन? अंग्रेज। संधि हो गए ना। तो सबसे बड़ा ताकतवर जो देश रहता है या ताकतवर जो लोग रहते हैं, उनके साथ लड़ाई करने से अच्छा है कि हम क्या कर ले? संधि कर ले। ठीक है, ये कंडीशन हो। अब देखो आगे क्या होता है। फिर कर्नाटक और हैदराबाद में स्थानीय शासक उत्तराधिकारियों के बीच में झगड़ा हो गया। कर्नाटक और हैदराबाद के शासकों के बीच में झगड़ा हो गया, कर्नाटक और हैदराबाद। इसके बीच में उत्तराधिकारी आंतरिक विवाद कर लिए, मतलब आपस में ही झगड़ा कर लिए, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अलग अलग पक्षों का समर्थन था। रॉबर्ट क्लाइव की कुशलता के कारण अंग्रेजों ने 1751 में आर्कटक पर कब्जा किया, जिसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया और इसके बाद युद्ध विराम के लिए एक संधि हुई। नाम था उसका पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी मतलब पुडुचेरी, पौंडीचेरी की संधि कब हुई? 1754, यानी कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो था, यह भी किसके किसके बीच हुआ? फ्रांसीसी और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। अब अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, एकदम सशक्त था। अब समझ में आया कि रॉबर्ट क्लाइव क्यों मद्रास गया हुआ था, और मद्रास से फिर कहाँ गया? कलकत्ता, मतलब बंगाल में आया। इसलिए क्योंकि कर्नाटक वॉर भारत में सबसे पहला वॉर था जो फ्रांसीसी और किसके बीच लड़ा जा रहा था? अंग्रेजों की। फ्रांसीसियों को मजा चखाने वाला केवल एक ही आदमी था, नाम था उसका रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही सशक्त था और बहुत ही उत्तम किस्म का नेतृत्व करने वाला वॉर था। वॉर को किसी भी को भी नेतृत्व कर लेता था। इसलिए मद्रास में स्पेशली भेजा गया था किसको? रॉबर्ट क्लाइव को।
इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को फिर से ऑर्डर आता है कि देखो सिराजुद्दौला जो था बंगाल में, वो भी ऐसे ही कुछ झगड़ा कर रहा है, आप कहां चले जाओ, बंगाल चले जाओ। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव 1757 के बंगाल के युद्ध में, वो प्लासी के युद्ध में आया था। समझ में आया? जब इतना बेहतरीन तरीके से नेतृत्व करने वाला अगर कोई मिल जाता है, तो इंग्लैंड की जनता ने, इंग्लैंड के राजा ने यही सोचा कि रॉबर्ट क्लाइव को ही भेजा जाए, कहां पर, बंगाल में, क्योंकि इसने यहां पर कर्नाटक वॉर को क्या कर लिया है, रोक दिया। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का नाम बार बार आता है। समझ में आया? यानी कि आपको याद रखना है 1746 से लेकर 1764 तक के युद्ध में कौन था नेतृत्व करने वाला, रॉबर्ट क्लाइव था। क्योंकि इसमें प्रथम कर्नाटक वॉर होता है, इसमें भी कौन जीत जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। उसके साथ साथ द्वितीय कर्नाटक वॉर हुआ, इसको भी जीत जाता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और तीसरा कर्नाटक जो वॉर हुआ, इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। ठीक है, अब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल जाते हैं, 7 साल का युद्ध, 7 ईयर्स के वॉर चल जाते हैं। तो सेकंड वाला समझ में आ गया, सेकंड कर्नाटक वॉर। सेकंड कर्नाटक वॉर किससे बंद हुआ, पुडुचेरी के संधि से, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, सॉरी पुडुचेरी, पांडिचेरी, क्या नाम था, पांडिचेरी, पांडिचेरी के ट्रीटी से सेकंड कर्नाटक वॉर बंद हुआ। और किसके, चैपल, चैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक वॉर बंद हुआ। और तृतीय जो था, प्लासी के युद्ध के बाद वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 में किसका युद्ध हुआ, वांडीवास। वांडीवास के युद्ध में विराम किसका किया, पेरिस की संधि के साथ। तो सेकंड, फर्स्ट हुआ किसके, चैपल से, और सेकंड हुआ पांडिचेरी से, और थर्ड हुआ पेरिस की संधि से। समझ में आया? पेरिस की संधि से ये बंद हो गया। आगे देखो क्या कहता है, द्वितीय कर्नाटक वॉर समझ में आ गया, रॉबर्ट क्लाइव ये जीत गया शुरुआती तौर में। पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में, और बताओ कब से कब तक चला ये, 1749 से लेकर 1754 तक चला। उसके बाद थर्ड कर्नाटक वॉर जो चला 1756 से लेकर 1763 तक। इसी में देखो 1756 से लेकर 1763, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। तो दो को युद्ध याद रख रहा है। 1757 में, सॉरी 1756 में कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध चालू हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1760 में किसका, वांडीवास का युद्ध हुआ। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इतने सारे युद्ध करेंगे, और इतने सारे युद्ध में केवल एक ही आदमी जीतता चला जाएगा, तो क्या उसको भारत का सबसे उत्तम किस्म का नेता नहीं माना जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव भारत का सबसे उत्तम किस्म का नेता हुआ। नेता कहने का मतलब क्या, सेनापति। क्या है? यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध, ये इसके कारण थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल से चल रहा था, 7 साल से। देखो ना, 7 साल का नहीं चलता है, 56 से लेकर 63 तक कितना साल हो गए, 7 साल। इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। भारत में इसका असर प्लासी के युद्ध 1757 और वार्डीवास के युद्ध 1760 के रूप में दिखा, जहां अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित किया था। देख लो यहाँ पे, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया था, और फ्रांसीसी यहाँ से डर के भाग गए थे। 1760 में फ्रांसीसी यहाँ पे रुके नहीं, फ्रांसीसी चले गए थे। याद करिए, बोले थे कौन कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, वेट कर दे फिश, है ना, पुर्तगाल, ईस्ट, डच, नहीं बताते, वो सब आए हुए थे, तो बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद युद्ध विराम संधि कैसे हुआ, 1763 में पेरिस की संधि हुई, 1763 में पेरिस की संधि हुई, और इसके तहत युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसियों को उनकी चौकियां वापस मिल गई, और लेकिन केवल व्यापार कर सकते थे, सेना नहीं रख सकते थे। ये लोग केवल व्यापार कर सकते थे, यहाँ सेना नहीं रख सकते थे, नवाबों का कहना था यहाँ पर। ठीक है, केवल व्यापार कर सकते थे, सेना नहीं रख सकते थे। ठीक है, पेरिस के संधि के अनुसार। भाई संधि में कुछ ना कुछ तो तुम्हारे हाथ से भी रहेगा, हमारे हाथ से भी रहेगा, तो वही था पेरिस की संधि। और इसके बाद ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ 1763 में, युद्ध खत्म हुआ। लेकिन तब तक मुंगेर लेके चला गया था कौन, मीर कासिम। मीर कासिम अपना राजधानी कहाँ लेके चला गया था, मुंगेर। ये बात खबर फैल गई थी, बेटा ये लोग मुंगेर लेके चला गया है, अब लोग हम लोग बंगाल में रहेंगे कैसे, बंगाल में फिर तो कब्जा नहीं हो पाएगा, फिर से कब्जा करना पड़ेगा। एक काम करो, उसको नवाब के पद से हटाइए दो, मीर कासिम को। तो मीर कासिम को ये जब बात पता चली ना कि हमको नवाब के पद से हटा दिया बिना मेरे से पूछे, बस गुस्सा हो गया। अब फिर से 1764 का कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इसके बाद भारत में टोटली कब्जा हो गया अंग्रेज। बैटल ऑफ बक्सर दो लोगों के बीच में, अंग्रेज और के बीच, सुजाउदौला और मीर कासिम, और एक तो मीर जाफर, कहाँ, शाह आलम द्वितीय, 3 को तिलगुट सेना, और एक तो
ये रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ओर से किसको भेजा था? कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इसमें कौन से युद्ध में? 1764 के बक्सर के युद्ध। ठीक है। कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य रणनीतियों से और श्रेष्ठता से साबित हुए कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना एक छत्र वर्चस्व स्थापित करने का मजबूत आधार बना लिया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा आधार बना लिया था। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े? दो गो युद्ध, एगो प्लासी का युद्ध। ठीक है, देखो 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया गया। ठीक है, और 1763 में पेरिस के संधि के साथ फ्रांसीसियों को यहां से खदेड़ के निकाल दिया गया। बच गए कौन? अंग्रेज। एकमात्र फ्रांसीसी ऐसे थे जो अंग्रेजों से लड़ सकते थे बढ़िया तरीके से, और कौन? मराठास और सिख। ये लोग लड़ सकते थे किससे? अंग्रेजों से। तो इसके बाद आप लोग को दो गो और पढ़ना है, एगो सिख, एक मराठास। ठीक है, मराठा के साथ युद्ध हुआ, लेकिन मराठों का पूरा कमर तोड़ के रख दिया जब छत्रपति संभाजी और छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु हो गई। जब उन लोग की मृत्यु हो गई तो इसके बाद मराठा साम्राज्य को बचाने वाले और कोई नहीं थे। मराठा साम्राज्य में सबसे योग्य अगर कोई थे तो तीन जन थे, शिवाजी द बॉस, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, और छत्रपति संभाजी महाराज, और छत्रपति साहू जी महाराज। इसके बाद उनके नेतृत्व करने वाले सब पेशवा थे, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, ऐसे करके थे। रघुनाथ राव, माधव राव। रघुनाथ राव भी मृत्यु हो जाती है, फिर माधव राव आते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको सब अंग्रेज ऐसे ही छोटा मोटा कहके कर देता, बोला कि मराठा में और कोई बचा नहीं है, अब शासन करने वाला कोई बचा नहीं। तो पेशवा सब आते हैं, लास्ट पेशवा नाना साहब थे, वो भी अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। ठीक है, कहानी समझ में आया? आगे की ओर जैसे बढ़ते जाएंगे ना, भारत के इतिहास के बारे में पता चलेगा। अभी टोटली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के इतिहास के बारे में। जब अंग्रेजों ने, कर्नाटकियों, मतलब ये फ्रांसीसियों ने, डचों ने जब यहाँ पे पूरा का पूरा कब्जा किया था, तब उस समय का बात अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें दो गो बात पढ़े आप आज। एक पढ़े आप प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, वांडीवास का युद्ध 1760, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर, कर्नाटक का प्रथम युद्ध एंग्लो कर्नाटक वॉर 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक वॉर 1749 से लेकर 1754, और उसका तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये कब खत्म हुआ? 1754। ये देखो 49 से लेकर 54 तक कितना साल चला? हाँ, 5 साल। ये कितना साल? 2 साल, 2, 5 और 7। ठीक है, 2, 5, 7 साला पौरे रीजन। 5 दू कितना होता है? 7 होता है, और वहां 7 साल चला सप्तवर्षीय। ठीक है, तो एक डेट अगर याद रखोगे तो ऐसे याद रखना, 2 फिर 5 फिर कितना? 7। तो 2 साल चला 1746 से लेकर 1748, फिर चला 1749, एक साल बाद ही 1749 से लेकर 1754, और उसके बाद 1756 से लेकर 1763, तभी ना 7 साल होगा। इसको सप्तवर्षीय युद्ध। ये पेरिस की संधि के अनुसार इसको खत्म किया गया। इसको किसके संधि? चैपल की संधि। ये कर्नाटक चैपल की संधि। दूसरा किस संधि? पुडुचेरी। ठीक है, और तीसरा पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि के अनुसार तृतीय कर्नाटक वॉर खत्म हुआ। चैपल की संधि के अनुसार कौन सा? प्रथम कर्नाटक वॉर। और पांडिचेरी के संधि के अनुसार सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म हुआ। ठीक है, बताओ प्रथम आंग्ल कौन सा युद्ध? कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर कब 1946 से लेकर 48। सेकेंड वाला बताओ 1700 ना, 1746 से लेकर 1748। ये वाला बताओ 1749 से लेकर 1754, नहीं ना चला था? ये वाला बताओ 1759 से लेकर 59 ना 56 से 1756 से लेकर 1763।
बताओ किस किस संधि के अनुसार खत्म हुआ ये हुआ चैपल की संधि, ये हुआ पांडिचेरी की संधि, और ये वाला पेरिस की संधि। इस तरीके से जवाब देना है, आंसर देना है। मॉडल के टाइप के पढ़ते हो ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, बता देते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये रेशियो चलना चाहिए। हम अगर एक मेहनत करते हैं तो तुमको 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तुम लोग लेकिन आई 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 करते हो। हम करेंगे 3, आपने करोगे 1, ये रेशियो ना चल भाई, बता दे रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा दिमाग में घुसाओ। 1757 में कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। एक्चुअली में रॉबर्ट क्लाइव किसके लिए आया था? आया था किसके लिए? कौन से युद्ध के लिए आया था? कर्नाटक वॉर के लिए आया था, याद रखना। 1760 में वांडीवास का युद्ध, इसमें किसको खत्म कर दिया गया? किसको? फ्रांसीसियो को हटा दिया गया। 1763 में किसकी संधि हुई? पेरिस की संधि। और 1764 में किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। किसके किसके बीच? किलकुट सेना में कौन कौन थे शामिल? एक था मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसमें किसने किसने नेतृत्व किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था नेतृत्व, मतलब उसको मेन कौन था? शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेजों की ओर से कौन था? हेक्टर रो। ठीक है, इतना बात आप लोग को याद रखना। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो चल जाएगा दिमाग के ऊपर से। इसके बाद एक वो और पीडीएफ है, उस पीडीएफ में आप लोग को पढ़ना है मैसूर वॉर, सिख वॉर, और एक तो पढ़ना है आपको मराठा वॉर। इसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे मैसूर, ठीक है, फिर मराठास। मैसूर का 4 गो युद्ध होगा, 4 गो, याद रखना। एंग्लो मैसूर वॉर, कर्नाटक वॉर है ना, एंग्लो मैसूर वॉर मिलेगा। फिर मराठा पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपको सिख वॉर पढ़ना है, सिखों में, ठीक है, अंग्रेजों के। ये 3 गो वॉर पढ़ना है, और सबका संधि याद रखना है। सबका संधि के हिसाब से जो जो मतलब रुके हुए थे, वॉर रुक गए थे, वो ट्रीटी पढ़ना है सभी कोई में। इसमें 4 गो युद्ध होगा, इसमें 3 गो मराठा के साथ, तो वो 2-3 गो ऐसे रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।